Hello friends and welcome to Samarth platform. Today I teach you poverty जो आपका 9th चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंजिंग इश्यूज एंड ये वाला इस आपको हम टीच करवाएंगे कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के प्रकार क्या क्या हैं, पॉवर्टी के मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखो पॉवर्टी क्या है ये अपन इसमें पढ़ेंगे। पॉवर्टी को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यानी मेजरमेंट इन द थ्रू कि कौन कौन सी कमेटियाज हैं। पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से कमेटीज रिकमेंड की गई, कमेटीज हैं, कमेटीज का रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। और इसी के अंदर आगे देखेंगे कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीति आयोग हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, वो भी क्या है पॉवर्टी को मेजरमेंट करने का काम करता है। तो ये देखेंगे इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और यानी मेजरमेंट करने की कौन कौन सी कमेटियाँ, कमेटी का रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। जैसे कमेटी का देख लीजिए अपन, थोड़ा कमेटी के जो पढ़ाएंगे रिकमेंडेशन हम आपको बताएंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू भी देंगे आपको इसमें। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे ये नहीं पूछेगा पॉवर्टी क्या है। आपके क्वेश्चन जो जनरेट होंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके यहाँ से जनरेट होंगे। कमेटीज के रिकमेंडेशन पूछेंगे आपको, कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए और कौन कौन सी रिकमेंडेशन के अंदर क्या क्या उन्होंने मेन फोकस किया, किस पे क्या क्या उन्होंने किस पे फोकस किया, ये बातें आएंगी। रिकमेंडेशन का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें फॉर्मेट होगा, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आएगा, एक मैच करवा लेगा कि कौन सी रिकमेंडेशन कब के ईयर में लागू हुई, कौन से ईयर के अंदर मेजरमेंट के क्या पैरामीटर्स माने गए, ये देखेंगे। अब इसके देखो पॉवर्टी के टाइप्स देखते हैं। पॉवर्टी के जो टाइप्स हैं, मेजर 2 टाइप्स की पॉवर्टी होती है। एक तो एब्सोल्यूट फॉर्मेट में होती है, एब्सोल्यूट होती है, एक होती है आपके रिलेटिव। रिलेटिव यानी एक तो होती है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, एक होती है सापेक्ष गरीबी। एक तो निरपेक्ष गरीबी होती है, एक सापेक्ष गरीबी होती है। ये हम आपको डिस्कशन करेंगे इसमें। और यहाँ पे पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे। पॉवर्टी ट्रैप, इसको बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। इसी के अंदर पॉवर्टी ट्रैप के अंदर ही हम पढ़ेंगे इसमें कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को क्या कारण है, पॉवर्टी के कॉजेज ऑफ पॉवर्टी यानी कारण, गरीबी के क्या कारण है। और फिर हम लास्ट में आपको ले चलेंगे पॉवर्टी के क्या, पॉवर्टी को एलिएशन के लिए कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या वर्ल्ड बैंक ने या अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम चलाए, कौन कौन सी स्कीम चलाई जिसके द्वारा हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं, उनकी आजीविका के लिए उनमें प्रोग्राम चलाए सरकार ने। तो लेट्स सी, देखो हम आपको टॉपिक यहां से स्टार्ट, देखो आप दोबारा पॉवर्टी, गरीबी क्या है। गरीबी देखो गरीबी क्या है, गरीबी का सबसे पहले मीनिंग होगा कि समाज का ऐसा तबका जो अपनी बेसिक नीड्स जो फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है, जो बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है, वो गरीब कहलाता है। ठीक है, अब इसके आधार पे एक गरीबी है। अब गरीबी देखो, गरीबी को हम देखते हैं, गरीबी यह एक ऐसी स्थिति है, गरीबी एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी सामाजिक एवं
और आर्थिक गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक गरीबी एक सामाजिक गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, यानी कंडीशन है। कैसे? गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है। कैसे? देखो, समाज के अंदर जब सामाजिक का मतलब यहां क्या है? सामाजिक का मतलब यहां पे यह है कि जो गरीब आदमी होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसको समाज के द्वारा कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। उसको समाज उससे निंदनीय तरीके से व्यवहार करता है। समाज उसको पास में नहीं बैठाने का प्रयास करता है। कोई कम्युनिटी को या फिर कोई व्यक्ति या समाज जो गरीब है उसको पास बैठाने का काम नहीं करता। ये सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ठीक है। एक आर्थिक स्थिति से तो गरीब है ही, लेकिन कभी भी देखो इसमें एक क्वेश्चन भी बहुत बार आया था, गरीबी एक है। गरीबी कौन सी स्थिति? आर्थिक, सामाजिक, दोनों स्थितियों का पहलू है। ठीक है। तो ये पॉवर्टी का मतलब है। अब पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या कहें, बहुत सारी परिभाषा भी दी गई है। परिभाषा क्या क्या है? पॉवर्टी से संबंधित परिभाषाएं देखो। परिभाषाएं देखेंगे तो परिभाषा हम लेंगे अमर्त्य सेन के अनुसार। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि गरीब वह है जो गरीबी या गरीब वह है जो अपनी क्षमताओं का जिसमें क्या अभाव होता है, वो क्या है? गरीब है। इन्होंने परिभाषा दी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीब कौन है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीब है जो 1.9 डॉलर प्रतिदिन, पर डे खर्च या कमाता नहीं हो, वो क्या है? गरीब है। ये किसकी रिकमेंडेशन है? ये किसकी पॉइंट ऑफ बातें कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ने क्या परिभाषा दी है? 1.90 डॉलर प्रतिदिन जो खर्चा नहीं कर पाता है, वो जो कमाता नहीं है, वो क्या है? गरीब है। ठीक है। अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू भी बता देता हूं मैं आपको। अब आपने देखा होगा कि गरीब है, गरीबी जैसे किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, वो भी क्या गरीब है? क्या खाना? आपका इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि जो खाना नहीं मिल पाता है, मान लो किसी का खाना नहीं मिलना, वो भुखमरी है। और भुखमरी है, ये गरीबी से भी ज्यादा भयानक होती है, जो व्यक्ति को अंतिम छोर तक यानी मृत्यु तक पहुंचाने का काम करती है भुखमरी। तो गरीबी और भुखमरी दोनों अलग अलग हैं। आप इसको एक ही मत मान लेना कि दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब देखो, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं इसका। हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी, क्या क्या हिस्ट्री है? कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया में देखेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले गरीबी का जो डिफाइन किया था, गरीबी का जो पैमाना दिया था, गरीबी मापने का जो पैमाना दिया था, फर्स्ट गरीबी मापने का जो सबसे पहले जो पैमाना दिया गया था, वो दिया गया था 1878 में। 1878 में दादा भाई नारोजी 1878 के अंदर दादा भाई नारोजी ने द्वारा
सबसे पहले गरीबी मापने के लिए पैमाना तैयार किया था। अब आपके क्वेश्चन यहां से जनरेट होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया के अंदर गरीबी मापने का सबसे पहले गरीबी मापने के लिए पैमाना किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी ने 1878 के अंदर। इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक भी लिखी हुई है, पॉवर्टी अनबिटिस रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अनबिटिस रूल इन इंडिया, ये इनकी क्या थी? बुक थी। इस बुक में इन्होंने बताया कि इस बुक के अंदर बताया जो क्या, इस बुक में क्या कहा? 16 रुपये से लेकर 35 रुपए, 16 रुपए से लेकर 35 रुपए, 16 रुपए से लेकर 35 रुपए 16 रुपए से लेकर 35 रुपए वार्षिक नहीं कमाता है, वह गरीब है। देखो, सबसे पहले इसमें देखो, 16 रुपए से 35 रुपए जो वार्षिक नहीं कमा पाता है वह क्या है? गरीब है। यह ध्यान में रखना। ₹16 से 35 रुपए जो वार्षिक नहीं कमा पाता है वो क्या है? गरीब है। यह है दादा भाई नौरोजी ने 1878 के अंदर अपनी बुक में पॉवर्टी अनबिटिस रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी इन्होंने, और इस बुक में इन्होंने मेंशन किया कि कौन गरीब है कौन नहीं है। सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले गरीबी का जो पैमाना दिया कि कौन सा पैमाना है, वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया। नौरोजी ने बताया जो 16 रुपए से लेकर 35 रुपए जो वार्षिक नहीं कमा पाता व्यक्ति वह क्या है? गरीब है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सबसे आपको ये याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको अभी क्या हिस्टोरिकल व्यू बता रहा हूं कि कौन कौन से गरीबी के लिए क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड व्यू बता रहा हूं। फिर इसके बाद में 1938 के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे चेयरमैन थे पंडित
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, चेयरमैन थे। इन्होंने बताया कि नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, इस कमेटी ने रिकमेंड किया और इसके चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस कमेटी के अंदर इन्होंने रिकमेंड किया पोषण को, क्या आधार लिया, पोषण को आधार माना, गरीबी मापने के लिए पोषण को क्या माना, इन्होंने आधार माना कि पोषण से आधारभूत लिया और इसको रिकमेंड किया इन्होंने। किसने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेशनल प्लानिंग कमेटी थी और इस कमेटी ने रिकमेंड किया। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। फिर बाद में 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ 1944 में बॉम्बे प्लान। इस प्लान के अंदर गरीबी के बारे में क्या कहा, 75 रुपए पर एनुअल, यानी वार्षिक, 75 रुपए प्रतिवर्ष, मान लो वार्षिक बोल दिया मैंने, 75 रुपए वार्षिक। जो खर्च कमाता नहीं है उसको बॉम्बे प्लान ने क्या माना, गरीब, उस व्यक्ति को क्या माना, गरीब माना, वो क्या है, गरीब है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आया यहां पे 1962 के अंदर, 1962 के अंदर यानी स्वतंत्रता के बाद में 1962 के अंदर एक रिकमेंडेशन और आई पॉवर्टी को लेके। इस रिकमेंडेशन में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जो अर्बन यानी रूरल और अर्बन के अंदर जो 20 रुपए और 25 रुपए, 20 रुपए और 25 रुपए जो प्रति माह है, 20 रुपए और 25 रुपए नहीं कमा पाता है, वो क्या है, गरीब है। जो ये फिलफिलमेंट नहीं कर पाता वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। ये किसकी रिकमेंडेशन थी, प्लानिंग कमीशन की। स्वतंत्रता के बाद में प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन थी, वह गरीब होगा। रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि प्लानिंग कमीशन ने जो अर्बन और रूरल के अंदर 20 रुपए और 25 रुपए माना, जो इनको फिलफिलमेंट नहीं कर पाता है, कमाता नहीं पाता है, वो क्या है, व्यक्ति क्या है, गरीब है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना पड़ेगा। मिस आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, इधर तो आपको कमेटीज के रिकमेंडेशन के नेम दे देगा और इधर आपको ईयर दे देगा, या फिर उनके आधार क्या माना, यानी मैच वाला क्वेश्चन आपको पूछता है इसमें। और ये आपके पॉवर्टी से, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या कम से कम आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे पॉवर्टी में। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मैच वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। आगे देखते हैं। आगे रिकमेंड करते हैं अपन, आगे कौन सी कमेटी थी इसके बाद में, 1962 के बाद में एक कमेटी आई। अगली कमेटी का नाम देखते हैं, वी.एम. दांडेकर एवं रथ।
ये वीएम दांडेकर रथ समिति, इस समिति के अंदर एक फॉर्मूला दिया था, इसको फॉर्मूला ही बोलते हैं, फॉर्मूला कमेटी बोलते हैं इसको। इस फॉर्मूला कमेटी बोलते हैं इसको। इसको एक फॉर्मूला कमेटी भी बोलते हैं अपन। ये 1971 के अंदर रिपोर्ट पेश हुई। यह सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट इन्होंने पेश की 1971 में। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो आपने अब तक के जो पॉवर्टी के अंदर जितनी भी रिकमेंडेशन हैं, लगभग उनको इन्होंने नेग्लेक्ट सा कर दिया। क्यों कर दिया बताओ बच्चे? इन्होंने माना कि ये कोई साइंटिफिक तरीका मेथड नहीं आपने यूज किया, आपने कोई डेटा लेके कोई एनालिसिस नहीं किया कि अपनी आधार पे, मान लो कि आपने कंजप्शन, इनकम एंड कंजप्शन के डेटा लेके, एक्सपेंडिचर के डेटा लेके उसको एनालिसिस करके करते, तब तो हम रिकमेंडेशन इसके मानते कि हाँ ये कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट के अंदर एक इसका रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट। इन्होंने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति, यानी साइंटिफिक मेथड को इन्होंने यूज किया। इस रिकमेंडेशन के अंदर इस कमेटी ने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड का इन्होंने यूज किया। और इस मेथड में इन्होंने एनएसएसओ के द्वारा, एनएसएसओ मेथड के अंदर एनएसएसओ के द्वारा 1960 और 61 के डेटा लिए, क्या लिए? डेटा लिए। और इस डेटा में, ये डेटा क्या, कौन से डेटा थे? ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डेटा थे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के क्या थे? डेटा थे। ये डेटा थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डेटा थे। इन डेटाओं को इन्होंने क्या किया? एनालिसिस किया। एनालिसिस करके सरकार के सामने एक रिपोर्ट पेश की। और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 2250 कैलोरी, 2250 कैलोरी शहरी और ग्रामीण प्रतिदिन 2250 कैलोरी ग्रामीण व शहरी व्यक्ति प्रतिदिन उतना पैसा नहीं कमा पाता है कि वो व्यक्ति प्रतिदिन उतना पैसा नहीं कमा पाता है कि वह 2250 कैलोरी का उपभोग कर सके। उन्होंने डेटा लिए। यह रिपोर्ट देखो, वीएम दांडेकर एंड रथ समिति, फॉर्मूला कमेटी बोलते हैं इसको। इस कमेटी में 1971 में रिपोर्ट पेश की सरकार के सामने, और इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। इन साइंटिफिक मेथड को अपना के एनएसएस के इन्होंने डेटा लिए
और इन डेटा को एनालिसिस किया, और ये डेटा को एनालिसिस करके इन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डेटा लिए, उन डेटाओं को एनालिसिस किया। एनालिसिस में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 2250 रुपए 2250 रुपए 2250 रुपए की कैलोरी के लिए पैसा नहीं कमा पाता है, वह है क्या है, गरीब है। ये इस कमेटी का रिकमेंडेशन सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। और इस कमेटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस कमेटी की एक इंपॉर्टेंट बात और लिख लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन पूछ सकता है। इस कमेटी ने भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इन्होंने एक्सपेंडिचर, भारत में बीपीएल गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए इन्होंने क्या लिया, एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी, एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी का प्रतिपादन किया है। प्रतिपादन किया, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं आपको एक बार इस रिकमेंडेशन की, कमेटी की वापस और एक बार बता देता हूं। वी.एम. दांडेकर एवं रथ समिति या फॉर्मूला कमेटी बोलते हैं। ये कमेटी जितनी से पहले जो कमेटियां दी थी योजना आयोग ने, या फिर आपके दादा भाई नारोजी ने दी थी, आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी, और आपके बॉम्बे प्लान योजना आयोग 1962 की जो रिकमेंडेशन थी, उन लगभग इन्होंने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट सा कर दिया, और इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एनएसएस को अपनाया और एनएसएस के डेटा लिए, डेटा 1960 और 61 के डेटा लिए, और उन डेटाओं को, डेटा कौन से थे, ये डेटा थे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डेटा थे, और उनको एनालिसिस किया। एनालिसिस करके सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वह व्यक्ति जो इतना पैसा नहीं कमा पाता, जो 2250 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण और शहर में खर्च कर सके, वह क्या है, गरीब है। तो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आपकी जो समिति आती है, अलग, इसके बाद में जो समिति आती है आपके अलग समिति, अलग समिति आई थी। इस समिति में ये योजना आयोग के द्वारा थी। किसके द्वारा दी गई, स्टडी की गई, रिपोर्ट पेश की, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा योजना आयोग का टास्क फोर्स ने इन देश के अंदर, अब देखो ये बातें हैं 1979 की, उस टाइम पे राजनीतिक, देश के अंदर राजनीतिक उठपटक चल रही थी। राजनीतिक क्या था, उठापटक चल रही थी, राजनीतिक उठापटक चल रही थी कि यहां जनता, तो यहां पे क्या, इन्फ्लेशन, टास्क फोर्स ने जो था, योजना का जो टास्क फोर्स था, इन्होंने इन्फ्लेशन के आधार पे पॉवर्टी का निर्धारण किया जाए, इन्फ्लेशन के आधार पर
क्योंकि कीमतें इतनी महंगाई हो गई थी उस टाइम पे कि महंगाई बहुत ज्यादा होने के कारण इन्होंने इन्फ्लेशन का आधार माना कि पॉवर्टी के लिए इन्फ्लेशन को भी आधार मान के अपनी बातें रखी उस टाइम पे। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जितनी वीएम दांडेकर एंड रथ की रही। क्यों उस टाइम पे देख लो, राजनीतिक भूचाल बहुत चल रहा था उस टाइम पे 1980। इस टाइम पे बहुत राजनीतिक उठापटक चल रही थी देश के अंदर, तो ये रिकमेंडेशन इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। इसमें इन्होंने माना अलग समिति में, ये अलग समिति क्या बता रहा हूं, गांव में 49 रुपए पर डे और शहर में आपके 56.67 रुपए पर डे। एक्सपेंडिचर कर पाता है। अगर मान लो ये क्या है, बीपीएल लाइन है, ये देखो यहां पे ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन, ये आपकी पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। इस पॉवर्टी लाइन से, ये पॉवर्टी लाइन है, इस पॉवर्टी लाइन से नीचे रहेगा बीपीएल और इसके ऊपर रहेगा एपीएल। बीपीएल एपीएल ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन है। इसके ऊपर अब तो 49 रुपए से नीचे जो कम खर्च कर पाता है वो क्या होगा, बीपीएल की श्रेणी में आएगा। जो इससे ऊपर खर्च कर पाएगा वो क्या होगा, एपीएल की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार शहर के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए आप, जो 56 रुपए 67 पैसा से कम खर्च कर पाता है वो बीपीएल में होगा और इससे ज्यादा खर्च कर पाता है वो एपीएल में आएगा। ये अलग समिति 1980 के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि उस टाइम पे राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा चल रही थी देश के अंदर। इस कारण से इन्होंने इन्फ्लेशन को आधार माना। इन्फ्लेशन के आधार पे अपन क्या करें, पॉवर्टी का निर्धारण करें, मेजरमेंट करें। जो गांव के अंदर और शहर के अंदर, गांव के अंदर जो व्यक्ति 49 रुपए पर डे और शहर का व्यक्ति 56 रुपए 67 पैसा पर डे जो खर्च कर पाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। और जो इन दोनों से, जो ये डिजिट हैं, इनसे जो कम कर पाता है वो क्या होगा, पॉवर्टी के लाइन में आएगा। ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो समिति है, लक्कड़वाला समिति, ये इंपॉर्टेंट समिति है। लक्कड़वाला जो समिति थी, इस समिति का जो क्या इंपॉर्टेंट था, इसका इंपॉर्टेंस ये देखो, ये 1989 के लगभग आई थी, यानी अलग समिति के 10 वर्ष बाद में, अलग समिति के 10 वर्ष बाद में ये कमेटी ने पॉवर्टी पे काम किया और इन्होंने बताया कि जो आपने जो डेटा लिए हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन को माना, तो महंगाई
हर राज्य के अंदर इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि प्रत्येक राज्य के अंदर, इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य की कीमतों में अंतर है। अब कोई जो सामान आ रहा है हर राज्य में क्या अलग अलग है, कोई किस, मान लो इस पेन की मार्कर की प्राइस वहां पे उत्तराखंड में दूसरी थी, सब्जी के देख लीजिए, या और आप भी फूड आइटम्स के जो देख लीजिए, उन कीमतों में क्या था, अंतर था। तो पॉवर्टी जो हमने कैलोरी या जो रुपए वो हर राज्य के लिए वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि प्रत्येक राज्य में क्या है, कीमतों में क्या, वस्तुओं की कीमतों में क्या है, जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतों में क्या है, अंतर है। उस अंतर है तो हम देश के लिए, अगर अंतर ही है तो देश के लिए एक पॉवर्टी लाइन नहीं हो सकती, एक आपके पॉवर्टी लाइन का निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि तो कीमतों में अंतर है, तो वहां पे क्या, निर्धनता में अंतर होगा। प्रत्येक राज्य की क्या होगा, निर्धनता में क्या अंतर आएगा ना। जाहिर सी बात है, अगर कीमतों में ही अंतर है, किसी स्टेट के अंदर कोई वस्तु मान लो 10 रुपए की आ रही है, किसी राज्य में वो 12 रुपए की आ रही है, किसी में 15 की आ रही है, तो अगर कीमतों में अंतर है तो वहां की निर्धनता में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। ये इनकी लकड़वाड़ा जो समिति थी 1989 के अंदर, ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि अगर ये ही अंतर, ये क्या थी, इनकी रिकमेंडेशन थी। इस रिकमेंडेशन में ये कहा कि प्रत्येक राज्य की कीमतों में अंतर है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां के उस राज्य की में अलग अलग क्या निर्धनता पाई जाएगी। ठीक है, अब उस टाइम पे देखो 25 क्या थे, स्टेट थे अपने पास, 25 तो क्या थे, राज्य थे, और 7 क्या थी, यूटी थी। 7 क्या थी, यूटी थी, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। 25 तो राज्य थे और 7 क्या थी, केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी 32, इन्होंने 32 निर्धनता रेखा बताई, 32 निर्धनता रेखा बताई इन्होंने कि हर राज्य की अलग अलग क्या है, निर्धनता होगी, और उस निर्धनता को मापने के लिए वहां की अलग अलग क्या होगी, लाइन होगी, निर्धनता रेखा। उस राज्य क्या होगी, अलग अलग क्या होंगी, आपकी निर्धनता रेखाएं होंगी। क्योंकि ये अब जीएसटी, ये अंतर क्यों है, जीएसटी होने पे, जीएसटी तो अब आया है, तो जीएसटी होता तो ये अंतर नहीं होता, लेकिन जीएसटी कॉन्सेप्ट अब आया है, तो ये क्या, पहले क्या था, कीमतों में क्या था, अंतर मिला है। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि जो रूरल में, ग्रामीण में, अर्बन के अंदर 205 रुपए और अर्बन में आपके ये 205 है, 281 रुपए प्रति मास, यानी पर मंथ जो खर्च कर पाता है वह क्या है, खर्च कर पाता है वो क्या है, गरीब नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये मेजरमेंट किया। तो लक्कड़वाड़ा जो समिति थी, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक राज्य में क्या है, निर्धनता का माप क्या है, अलग अलग है,
तो अलग अलग है तो वहां की क्या होगी, सबसे पहले निर्धनता अलग अलग है तो वहां पे पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग होंगी। पॉवर्टी लाइन अलग अलग होंगी तो पॉवर्टी लाइन अलग अलग हुई तो वहां पे क्या होगा, पॉवर्टी लाइन अलग अलग है तो प्रत्येक राज्य में पॉवर्टी लाइन अलग अलग होगी। और इन्होंने सबसे पहले देखो, इन्होंने सबसे पहले ये लिखना यहां पे, सबसे पहले कैलोरी को अपनाया, कैलोरी को आधार माना। पॉवर्टी का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले कैलोरी लकड़वाड़ा समिति ने यूज की, कैलोरी को आधार माना इन्होंने। अब इन्होंने कैलोरी को जो आधार माना, कैलोरी को जो आधार माना ग्रामीण और शहर। ग्रामीण परिवेश में देखें जो 2400, ग्रामीण के अंदर तो कितना 2400 और शहर के अंदर 2100 कैलोरी पर डे, ये पर डे में है, पर डे। प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति क्या है, ये प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वह व्यक्ति क्या है, गरीब है। ठीक है, 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी आपके, 2400 कैलोरी आपके ग्रामीण और 2100 कैलोरी आपके अर्बन में। इतनी कैलोरी प्राप्त करने के लिए नहीं कर पाता है, वो है क्या है, गरीब है। सबसे पहले इन्होंने गरीबी को, कैलोरी को आधार माना। ठीक है, अब जो ग्रामीण और शहर के अंदर 2400 कैलोरी माना बताया और अर्बन में 2100 कैलोरी बताई मैंने। कैलोरी ये नहीं पर डे में है। अब इस पर डे का आधार इन्होंने क्या माना, पर डे का इन्होंने आधार माना, यहां पे तो कृषि श्रमिकों को लिया इन्होंने, कृषि श्रमिकों को लिया और उनका सीपीआई इंडेक्स देखा। और शहर के अंदर इन्होंने क्या किया, कैलोरी को मापने के लिए इन्होंने औद्योगिक श्रमिकों का सीपीआई देखा। कृषि श्रमिकों का सीपीआई और औद्योगिक श्रमिकों का सीपीआई दोनों को लेने पर कि पोषण को आधार मानते हुए दोनों को आधार माना और उस आधार पे पोषण के 2400 और 2100 कैलोरी प्राप्त करने में, कैलोरी को प्राप्त करने में कितना पैसा लगता है, कैलोरी को प्राप्त करने में कितना पैसा लगता है, ये इनकी क्या थी, रिकमेंडेशन थी। देखो लकड़वाड़ा जो समिति थी ये अलग
समिति के बाद में 1989 के दशक में आई थी। इन्होंने इस कैलोरी में सबसे पहले कैलोरी को आधार माना। कैलोरी के आधार मानते हुए इन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या है, प्रत्येक राज्य के अंदर वहां कीमतों में क्या है, अंतर है। कीमतों में अंतर है तो कीमतों में जो अंतर होगा तो ओब्वियसली बात है वहां की पॉवर्टी जो निर्धनता में भी क्या होगा, निर्धनता रेखा में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। तो उस समय देश के अंदर 25 राज्य थे और 7 क्या थी, यूटीज थी। तो इन्होंने 32 निर्धनता रेखा बताई देश के लिए कि हर देश की अलग अलग क्या है, निर्धनता रेखा होगी। इस निर्धनता रेखा के लिए उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण शहर में 2400 रुपए कैलोरी और अर्बन में 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी का आधार बताया पॉवर्टी को पर डे। कृषि श्रमिकों का सीपीआई लिया, औद्योगिक श्रमिकों जो कृषि में जो श्रमिक लगे हुए थे उनका सीपीआई निकाला, और उद्योग में जो श्रमिक लगे हुए थे उनका श्रमिकों क्या निकाला, सीपीआई निकाला। और सीपीआई को आधार मानते, पोषण का आधार मानते कैलोरी प्राप्त करने में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा लगेगा, वो क्या है, लगता है, ये उन्होंने बताई रिकमेंडेशन। अब देखो इसके ड्रॉबैक क्या थे। इसके ड्रॉबैक ये थे इन्होंने कहा गया कि अपनी रिकमेंडेशन में इन्हें कहा गया, अपनी रिकमेंडेशन में कहा गया कि देश के अंदर देश की 36% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। इन्होंने कहा गया कि देश की 36% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है। यह इनका रिकमेंडेशन था। 1997 में 5 ईयर प्लान 9वां था, लकड़वाड़ा समिति को अपनाया और योजना समाप्त हुई। तो लकड़वाड़ा समिति नई समिति है, लकड़वाड़ा 5 ईयर प्लान समाप्त हुआ, यानी 1997 के अंदर 5 ईयर प्लान समाप्त होता है। और समाप्त होने के बाद में बताते हैं कि लकड़वाड़ा जो समिति की रिकमेंडेशन दी कि 36% क्या है, पॉपुलेशन क्या है, गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो इन्होंने कहा क्या कि 36% नहीं है पॉपुलेशन गरीब, 36% पॉपुलेशन नहीं है। उन्होंने बताया 36% की जगह कौन सी बताई, 36% की जगह 26% पॉपुलेशन क्या है, बीपीएल है। देश के अंदर यानी 9वां 5 ईयर प्लान था, समाप्त हो गया। और उन्होंने रिकमेंडेशन की कि देश के अंदर 36% क्या है, 36% पॉपुलेशन क्या है, बीपीएल की श्रेणी में आती है। लेकिन 5 ईयर प्लान 9th में के अंदर 36 की जगह 26% पॉपुलेशन ही गरीब है। ये इन्होंने क्या की, रिकमेंडेशन दी। अब आगे बताया इन्हें रिकमेंडेशन में एक बात और आती है, ठीक है, ये मेन क्या थी, आपकी कमेटियां थी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सुरेश तेंदुलकर, समिति यानी कमेटी।
इस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। इस कमेटी के बाद में अपन पढ़ेंगे दूसरी कमेटी पढ़ेंगे, रंग सी रंगराजन कमेटी। ये दो कमेटी, जब मैं आपको ये लास्ट के अंदर ये रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इनके बारे में बताऊंगा, लोरेंज कर्व, इनके बेसिक ये बताऊंगा, तब आपको ये लास्ट में मैं आपको कवर कराऊंगा। ये तो देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं कहाँ, देखो पॉवर्टी के शुरू की जो हमने चैप्टर लिया था, चैप्टर के हिसाब से चलते हैं, बताते हैं कि पॉवर्टी की ये तो क्या हिस्ट्री थी, मेजरमेंट करने का तरीके, ये वाला, ये देखिए मैंने आपको पॉवर्टी की परिभाषा बता दी। अब मेजरमेंट करने के तरीके बता दिए, लग बता दिए कि रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन में आपकी कमेटीज की रिपोर्ट बता दी, ये शुरू से बता दी, आपकी परिभाषा बता दी, अमर्त्य सेन ने क्या, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा गया। ये आप बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के क्या प्रकार हैं और पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के अंदर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर और रिलेटिव फॉर्म। पॉवर्टी को में पढ़ेंगे पॉवर्टी के जो टाइप्स हैं, पॉवर्टी के दो मेजर टाइप्स हैं। पॉवर्टी के दो मेजर टाइप्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है आपको। देखो क्वेश्चन आपके कहां से पॉवर्टी के टाइप्स में आएगा, पॉवर्टी नहीं पूछेगा पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि पॉवर्टी क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जो व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वो क्या है, गरीब है। ठीक है, अब पॉवर्टी के टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो होती है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी यानी बोलते हैं एब्सोल्यूट 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 पॉवर्टी है ना। दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी, देखो सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के अंदर पढ़ते हैं, निरपेक्ष देख लीजिए, निरपेक्ष में यहां लिख देता हूं क्या होता है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी देखो, निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आए, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आए। निरपेक्ष गरीबी के अंदर ही व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स को क्या नहीं कर पाता,
फुलफिलमेंट नहीं कर पाता, यानी बेसिक नीड्स को भी क्या नहीं कर पाता है, फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है, वो क्या है, निरपेक्ष गरीबी का है। निरपेक्ष गरीबी यानी बीपीएल लाइन से जो नीचे है, ये जो बीपीएल लाइन है, ये लाइन है बीपीएल, ये वाई एक्स है, ये 0, ये और ये एक्स एक्स, ये बीपीएल लाइन है। इस बीपीएल लाइन के नीचे होगा वो क्या होगा, गरीब होगा, निरपेक्ष गरीब होगा। निरपेक्ष गरीब के अंदर प्रति व्यक्ति आधार पे गणना की जाती है। किससे आधार पे गणना की जाती है, प्रति व्यक्ति आधार पे गणना की जाती है। इसका आधार क्या होता है, प्रति व्यक्ति आधार इसकी गणना का आधार होता है। और इसके अंदर हेड काउंट एक मेथड आता है, हेड काउंट, हेड काउंट मेथड। यानी सिर गणने की विधि। इसमें यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आया, पूछेगा निरपेक्ष गरीबी के अंदर आपको ऑप्शन दे देगा कि हेड काउंट मेथड किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, कौन सी विधि में ज्ञात होता है। हेड काउंट मेथड निरपेक्ष गरीबी में आता है, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी बेसिक नीड्स को फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है व्यक्ति, जो बीपीएल लाइन से क्या होता है, नीचे होता है, वो निरपेक्ष एब्सोल्यूट फॉर्म में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यानी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर यानी अर्थव्यवस्था के अंदर या समाज के अंदर व्यक्ति जो गरीब है, जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं है, उनको लेते हैं, और बेसिक नीड्स में नहीं फुलफिलमेंट पाती, उनको अपन काउंट करते हैं, उनको अपन निरपेक्ष गरीबी में लेते हैं। ये हेड काउंट मेथड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। एक आ गई रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी इसका आधार क्या है, सापेक्ष गरीबी का आधार रहता है आय में इनकम इक्विलिटी इन इनकम। और इसका आधार क्या होता है, यानी सापेक्ष गरीबी का जो आधार होता है, आधार क्या है इसमें, आधार होता है तुलनात्मक। हम किसी तुलनात्मक क्या होता है, इसका आधार होता है हम किसी दूसरे से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर हम आय की असमानता देखते हैं, किन लोगों के पास कितना आय है, और इस आधार क्या है, तुलनात्मक विधि है, ठीक है। तुलनात्मक काम वो लेते हैं, और इसमें कुछ अपन पैरामीटर्स लेते हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पे उस व्यक्ति के जीवन स्तर को देखते हैं, ठीक है। यानी सापेक्ष गरीबी का मतलब यह होता है कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कि यहां पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कि वहां तो क्या था कि बेसिक नीड्स के साथ हम हेड काउंट मेथड से निरपेक्ष में देख रहे थे। यहां पे क्या है, लोगों के पास बीपीएल से ऊपर है, ये लाइन है, मैं आपको इस ग्राफ के थोड़ा बता देता हूं। ये है क्या, एक लाइन है, पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे होगा बीपीएल और एपीएल। यानी ये सापेक्ष गरीबी ये बताती है कि सापेक्ष गरीबी यह बताती है अपन को कि वह व्यक्ति, उसके पास बेसिक नीड्स तो पूरी फुलफिलमेंट है, अब वो अदर पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर से लेके एक दूसरे को कंपैरिजन करता है
किसी के पास कार है, गाड़ी है, मान लो कार है, अपन एक दूसरे भी तुलना करते हैं, पड़ोसियों के साथ तुलना करते हैं, तो वे सापेक्ष गरीबी का उदाहरण है। सापेक्ष गरीबी के अंदर मैं मुकेश अंबानी के साथ अपनी तुलना करूं या और किसी के साथ तुलना करूं कि इनके पास क्या है, वो सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी के आधार पे हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये अच्छा मेजरमेंट नहीं है पॉवर्टी का। निरपेक्ष गरीबी थे, मैं आपको निरपेक्ष गरीबी की बात करूं, निरपेक्ष गरीबी के अंदर निरपेक्ष जो गरीबी था, इसको नीति आयोग ने अडॉप्ट किया है। नीति आयोग ने भी 2015 के अंदर इसको एक्सेप्ट किया है। 2015 के अंदर नीति आयोग ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि हम देश में ये जो निरपेक्ष गरीबी होती है ये विकासशील देशों में होती है। कौन से देशों में होती है? अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जो विकासशील देशों में, ऐसी गरीबी कहां देखी जाती है? ऐसी गरीबी आपको विकासशील देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी गरीबी कहां देखने को मिलती है? विकासशील देशों में, विकासशील देशों में मिलती है। और ये हेड काउंट मेथड से क्या की जाती है? मेथड से इसका यूज करके विकासशील देशों में देखते हैं, और नीति आयोग ने इसको क्या किया है? अडॉप्ट किया है। देश के अंदर नीति आयोग इसी पॉवर्टी से मेजरमेंट करता है, अपनाया है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के अंदर अपन लिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो बीपीएल, जो बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट नहीं हो पाती हैं, उनको देश के अंदर ये विकासशील देशों में पाई जाती है। ये है विकासशील देशों के अंदर पाई जाती है, और ये हेड काउंट मेथड के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। नीति आयोग ने भारत के अंदर इस फॉर्मूले को, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो टाइप है, इसको अपना के आधार पे पॉवर्टी की गणना की जाती है। अब देखते हैं अपन इसके आगे सापेक्ष गरीबी के अंदर हम यहाँ पे जो विधियां लेते हैं, एक तो लोरेंज कर्व लेते हैं, लोरेंज वक्र के द्वारा बीपी निर्धारण करते हैं। दूसरा गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। अब देखो जो सापेक्ष गरीबी है उसमें आय में असमानता है, आधार तुलनात्मक लिया गया है, जीवन स्तर में देखते हैं, और इसके लोरेंज कर्व के द्वारा इसको ड्रॉबैक किया जाता है, और गिनी कोफिशिएंट के द्वारा देखते हैं। और सापेक्ष गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी के अंदर देश के अंदर एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, सापेक्ष गरीबी के अंदर इसके साथ तुलना की जाती है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है। आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि सापेक्ष गरीबी आपको दे देगा कि गिनी गुणांक किस विधि में प्रयोग की जाती है? गिनी गुणांक का यूज किस में किया जाता है? तो सापेक्ष गरीबी आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार का लोरेंज कर्व का पूछ लेगा, हेड काउंट मेथड का पूछ लेगा, हेड काउंट मेथड किस में यूज किया जाता है, तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो पॉवर्टी ट्रैप क्या है। जो पॉवर्टी ट्रैप है, अब इसके बारे में बताया था। पॉवर्टी ट्रैप पॉवर्टी ट्रैप ये होता है, पॉवर्टी ट्रैप बेसिकली निर्धनता दुचक्र बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको निर्धनता था, आप इंग्लिश की टर्म ज्यादा यूज, निर्धनता दुष्चक्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लो इनकम वाला, जिसकी लो इनकम होगी, इसको दो कॉन्सेप्ट में देखते हैं। एक तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और एक देखते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलपमेंट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसकी मान लो किसी लो इनकम ग्रुप वाला आदमी होगा, तो उसकी ऑब्वियसली बात होगी वो कैसे ट्रैक में फंसेगा।
कि जिसकी इनकम गरीब है, लो इनकम है, लो इनकम है तो वो क्या करेगा, जिसकी लो इनकम है, इनकम कम तो क्या करेगा, सेविंग भी क्या होगी, कम होगी। सेविंग कम होंगी तो वो क्या होगा, सेविंग कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर सेविंग कम है तो सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम है तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी उस देश की, या फिर ग्रोथ रेट भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम है तो ग्रोथ भी कम होगी। तो फिर वापस क्या हो गया, वापस इनकम लो इनकम वाला उसी ट्रैप में फंसाएगा। अब इसी का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई परिवार है, उस परिवार के अंदर बच्चा क्या है, मान लो राम क्या है, या फिर गरीब है, गरीब है। तो इस गरीबी में क्या होगा, उसको मान लो उस बच्चे को बेसिक नीड्स थी, वो अच्छी तरह फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, उसको पोषण सही नहीं मिल पाया। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसको पोषण सही नहीं मिल पाया, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, पोषण सही नहीं मिल पाया, शिक्षा नहीं मिल पाई, अच्छा स्वास्थ्य नहीं बना, और अच्छा स्वास्थ्य नहीं बना तो वो देश के अंदर अच्छा मानव संसाधन नहीं बनेगा, अच्छा मानव संसाधन नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छा मानव संसाधन नहीं बन पाएगा। गरीब है, गरीब है तो क्या आएगा, आधारभूत आधारभूत सुविधाओं क्या होगा, उसको अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, उसको अच्छा पोषण नहीं होगा, पोषण नहीं मिल पाएगा तो उसका क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो उसको क्या होगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। गरीब है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं तो स्कूल के वो नहीं पढ़ पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो वह अच्छा मानव संसाधन नहीं मिल पाएगा, अच्छा मानव संसाधन नहीं मिल पाएगा। फिर अच्छा मानव, इसके फिर ये चक्कर एक गरीब आदमी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये जाता रहेगा। तो गरीबी है, गरीब आदमी इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका क्या अभाव है, अभाव के कारण भोजन अच्छा नहीं खा पाता है, अच्छा भोजन नहीं तो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो ओवरऑल वो क्या होगा, देश के लिए या उस स्टेट या अर्थव्यवस्था के लिए या उस समाज के लिए अच्छा संसाधन, मानव संसाधन नहीं बन पाएगा। तो वो क्या है, इस ट्रैप में फंस जाता है। ये तो एक सोशल एस्पेक्ट की बातें हुई। इसी प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ, लो इनकम ग्रुप वाला आदमी होगा, लो इनकम ग्रुप का जो होगा उसकी लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो इन्वेस्टमेंट तो ग्रोथ रेट भी कम होगी। इसी आधार पे क्या होगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, ऑल और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होंगे, एक दूसरे से कोरिलेट होंगी और इफेक्ट होंगी, इफेक्ट होंगी तो एक दूसरे से कोरिलेट इफेक्ट होती हैं। तो ये क्या है, पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो इस ट्रैप से क्या है, नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस ट्रैप के और भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज भी हैं, जैसे आप कॉजेज में देखो, ये पॉवर्टी के जो कॉजेज हैं, पॉवर्टी के कॉजेज हैं, एक तो हो गया सोशल कॉजेज हो गया, एक इकोनॉमिक कॉजेज हो गया, इकोनॉमिक कॉजेज हो गया, सोशल कॉजेज हो गए, एक इकोनॉमिक कॉजेज हो गए जो आपको लो इनकम ग्रुप वाला बता दिया। सोशल के अंदर आ गया वहां का कस्टम क्या क्या है, उस क्षेत्र के कस्टम के रीति रिवाज क्या हैं, वहां का सोशल इंटरप्रेनेटशिप, सोशल एस्पेक्ट कैसा है, वहां की इकोनॉमिकल व्यू से बात करें, इकोनॉमी के बात व्यू से बात करें तो वहां लो प्रोडक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर
लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, लो तो लो ग्रोथ रेट होगा, यानी ग्रोथ रेट भी क्या होगा वहां पे, क्या लो इनकम ग्रुप होगा, ग्रोथ रेट कम होगी, डेवलपमेंट कम होगा। तो इसके कोजेज, इनके अलग अलग कोजेज हैं। वहां पॉलिटिकल, यहाँ भी इसमें आ गया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ गया, क्लाइमेट भी वो भी है। तो ये क्या है, पॉवर्टी के ट्रैप का एक और यू है। हम आज के टॉपिक में आप कल हम आपको इसका नेक्स्ट एक दो रिकमेंडेशन रहेगी, तो सुरेश तेंदुलकर और एक सी रंगराजन की, ये हम आपको कल डिटेल पढ़ाएंगे। आपको केवल याद इस पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या देखना है कि जो इनकी आप तो एक रिकमेंडेशन को याद कीजिए, रिकमेंडेशन में क्या क्या थ्योरी क्या क्या बात बोली और इनके पॉवर्टी निरंतर चक्र क्या है, इसी के आधार पर आप याद कर लो। तो आपका ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।